Assalamu alaikum to all our viewers. Welcome to the Teach Tales podcast. Today's guest is really close to my heart as he is one of my close friends, but we have invited him today to have a word of wisdom with him. Please welcome Dr. Heather Abbas, who is currently a practicing doctor and he is also associated with Pakistan Air Force as a lecturer in their medical college. Assalamu alaikum, Heather. How are you? Thank you so much for coming on our podcast. Welcome, Sam. Pleasure is all mine. Heather, we are going to start with your early academic days. कि कौन सी स्कूल में आप पढ़ते थे और आपका कैसा एक्सपीरियंस था अर्ली ऑन? So basically, I started my education from a local school, North Nazimabad में एक स्कूल था मरियम है अभी भी अब बल्कि मरियम चाइल्ड डेवलपमेंटल सेंटर. So बड़ा academic focus स्कूल था. यानी कि I have horrific memories of that place. I was actually traumatized by that place because वहाँ पे अगर आप होमवर्क करके ना आए, मैंने वहाँ पे नर्सरी प्री नर्सरी केजी पढ़ी है. आप सोचें उस टाइम पे वो होमवर्क दिया करते थे, बड़ा हार्ड कोर एकेडमिक करिकुलम होता था उनका. आप ना करके आए तो यू यूज्ड टू गेट एक्चुअली बीटिंग्स फ्रॉम द टीचर. एंड I vividly remember that I used to vomit every time I used to enter that building. And I remember that my father used to like put sand over the vomitus that I had done. because because यार स्कूल में बच्चे को जाने के लिए मज़ा आना चाहिए. स्कूल should be fun, right? And Mariam Child Development Center lacked every aspect of that thing. Moving on from that school, from grade 1 I joined Generation School, जहाँ पे मैंने अपनी फिर O levels complete किया. जहाँ से Generation School was polar opposites to what Mariam Child Development Center was. वहाँ पे teachers बड़ी creative activities करा रही हैं. It was a lot of fun. I genuinely enjoyed going to school. I remember being happy coming home क्योंकि यार मज़ा आ रहा है, खेल रहे हैं, दोस्त हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्रिएटिव फ्रीडम दिया जा रहा है स्कूल में. हाँ, पढ़ाई तो हो ही रही है लेकिन ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं. स्पोर्ट्स डेज हो रहे हैं. आई मीन इट्स फन जब आपकी टीचर्स बड़ी कंड्यूसिव हो. वहाँ पर टीचर्स बड़ी आसानी से, बड़े प्यार से समझाया करती थी चीज़ें. एंड alhamdulillah, I was a bright student growing up, but then things did not remain the same. फिर जनरेशन स्कूल का एक कैंपस शिफ्ट हुआ जो कि वो साइट एरिया पे का है. इट वाज अ बिग ह्यूज कैंपस. बर्जर की पुरानी फैक्ट्री हुआ करती थी साइट एरिया के अंदर. उस कैंपस को ये लोग साउथ कैंपस बुलाया करते थे. वो उस बर्जर की फैक्ट्री पे इन लोगों ने एक नया कैंपस बनाया था, स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस. बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ होती थी वहाँ पर. But things went south for me. So okay, I started performing really badly on my academics. It's so bad that teachers used to call my parents to the school and tell them this kid has no future. ये नहीं जा सकता ज़िंदगी में. I still remember my mother coming home crying. One of the teachers had told her कि ये बच्चा आगे नहीं जाएगा, आप इस पे फजूल में पैसा खर्च कर रही हैं स्कूल के अंदर. अल्हम्दुलिल्लाह, बट दुआएं थी किसी की. तो I did my O levels. I went to tuitions. I took a lot of tuitions, and I got pretty good grades in O levels, and that's when I moved to KGS, Karachi Grammar School. कराची ग्रामर स्कूल बड़ा पोलर ऑपोजिट था. अगेन वो तीनों चीज़ें एक दूसरे से बड़ी ऑपोजिट चल रही हैं. जनरेशन स्कूल जहाँ पर जनरेशन स्कूल के बहुत अच्छाइयाँ थी मेरी नज़र में. जनरेशन स्कूल वाज अ फार राइट स्कूल, राइट विंग स्कूल था. बड़ा कंजर्वेटिव वैल्यूज़ पे रहता था. और वही कंजर्वेटिव वैल्यूज़ हम में भी आ गई थी क्योंकि वहाँ पर ये था कि यूँ देखा जाए तो को स्कूल था, बट आफ्टर 5th ग्रेड आपके सेक्शंस अलग कर दिए जाते थे. गर्ल्स सेक्शन बहुत दूर है, बॉयज़ सेक्शन बहुत दूर है, और इंटरेक्शन पे बड़ी पाबंदी हुआ करती थी. एंड दे यूज्ड टू मेक अ ह्यूज डील आउट ऑफ इट. एटलीस्ट जब तक मैं पढ़ता था. आई डोंट नो व्हाट सिचुएशन इज राइट नाउ देयर. एंड व्हेन आई मूव टू केजीएस हैड वेरी फार लेफ्ट आइडियोलॉजीज. बड़े लिबरल थे केजीएस वाले. एंड वहाँ पे फिर at least I give credit to them के the character that they developed out of me, and जो मेरी character development हुई grammar के अंदर, that was immense. And what I am today, a huge Karachi Grammar School had a huge impact on what I am today, right? So
ये यार यही था, कराची ग्रामर स्कूल was a turning point for my life. ऐसे क्या फैक्टर्स थे कराची ग्रामर स्कूल में, बिकॉज केजीएस इज वन ऑफ द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू कॉलेजेस, सो ऐसी क्या चीज़ थी कराची ग्रामर स्कूल में, ऐसा क्या एक्सपोजर वो अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं कि उनकी इतनी कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है? ऑल्सो डू टेल मी कि क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ इक्वली इम्पोर्टेंट है जितनी एकेडमिक्स इम्पोर्टेंट है, या उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सो यार आप इस बात का अंदाज़ा, आप अपने सवाल के उसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जब लास्ट टाइम अभी इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तब अगर आप उनकी काबीना देखते, आप उनका फेडरल कैबिनेट देखते, तो उनका फेडरल कैबिनेट जो था वो 90% लोग उसमें HSN या कराची ग्रामर स्कूल के थे, राइट? सो देर कराची ग्रामर स्कूल, HSN, ये सारे गोरों के कॉलोनियल स्कूल्स हैं जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं. सो देर इज समथिंग राइट दैट दे आर डूइंग, राइट? सो देर वर टू थिंग्स फॉर मी, एटलीस्ट फॉर माई पर्सनली, जो मुझे फील होती हैं. पहला था कराची ग्रामर स्कूल के टीचर्स. Those teachers were really good. Yes, they were really bad at teaching academics. I used to take a lot of tuitions while I was in grammar, and मैं हर सब्जेक्ट का ट्यूशन लेता था. मेरे साथ जितने मेरे दूसरे दोस्त भी थे, वो भी तमाम ट्यूशन्स पे मेरे साथ ही होते थे. बट वन राइट थिंग दैट द ग्रामर स्कूल यूज टू डू इज कि उनकी टीचर्स का कैरेक्टर, उनकी टीचर्स के मॉरल्स इतने अच्छे होते थे. बिकॉज अगेन, मॉरल, कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी वाइड टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं. सो ग्रामर का जो टीचर है वो सारा स्टैनफोर्ड, येल, आईवी वाई लीग यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड का पढ़ा होता था. आई रिमेंबर लॉट ऑफ माय टीचर्स बीइंग हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स, राइट? तब जब आप उनके उनके सुपरविजन में होते हैं, सो यू स्टार्ट पिकिंग अप गुड हैबिट्स आउट ऑफ देम. आप उनको देखते हैं यार, इनका इंटरपर्सनल स्किल कैसा है. आप उनको देखते हैं यार, वो इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं लोगों से, हाउ काइंड दे आर, वो किस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं. आप ये सब कुछ देखते हैं ना, तो आपकी खुद कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाती है. वो कहते हैं ना इंग्लिश में कि अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. So again, so this is very important. The teachers around you have a huge impact on you. आपका growing up, your brain is pretty vulnerable to things, right? So you try to adapt things. And then other thing in grammar was the diversity there, right? ग्रामर के अंदर आपके पास में पॉलिटिशियन का बच्चा आ रहा है, ब्यूरोक्रेट का बच्चा आ रहा है, पर मिडिल क्लास का बच्चा आ रहा है, हर चीज का वो आ रहा है. सो व्हेन यू सी देम इंटरैक्ट, व्हेन यू सी यार ये अपने घर से क्या वैल्यू लेकर आ रहा है, वो अपने घर से क्या वैल्यू लेकर आ रहा है, सो यू एक्चुअली, आपका एक ग्रोथ माइंडसेट बन जाता है, राइट? जबकि आप अगर लोकल स्कूल्स में देखें तो एक ही सोशियो इकोनॉमिक बैरियर के, एक ही सोशियो इकोनॉमिक क्लास के बच्चे आ रहे होते हैं वहां पर. हाँ, ग्रामर में अपर क्लास के बच्चे ज्यादा थे, आई एग्री, बट उनके अंदर भी बड़े डिफरेंट जॉनर्स थे, उनके अंदर भी बड़े डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई थी, राइट? सो जबकि हमारे ये स्कूल्स बड़े लैक करते हैं इसके अंदर. बट ग्रोइंग अप इन दिस डे एंड एज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे स्कूल्स के अंदर ये वैल्यूज लाएं, क्योंकि बच्चा अब 8 से 9 घंटे स्कूल में रह रहा है. सो दिस इज समथिंग दैट the school owners should take up, that they should actually bring such value to the schools, right? आपने दूसरा सवाल मुझसे कहा कि how important extracurricular activities are. They're very important. हर चीज academics नहीं होती, right? So आप जब बाहर की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, आप जब बाहर की कंपनीज जाते हैं, सो दे जस्ट डोंट लुक एट द ग्रेड्स यू हैव, दे लुक यार आपने वॉलंटियर वर्क किया या नहीं किया, आपने स्पोर्ट्स खेला या नहीं किया. दे जस्ट डोंट वांट अ नर्ड टू कम इनटू देयर स्कूल, राइट? उनको एक ओवरऑल पैकेज चाहिए होता है. हाँ, आपका ग्रेड A* नहीं, A तो B चल जाएगा, लेकिन यार आप स्पोर्ट्स में कैसे हो, आपने वॉलंटियर वर्क कितना किया, आपने दुनिया कितनी देखी. बिकॉज ऑल दीज थिंग्स इन्फ्लुएंस योर प्रोफेशनल स्टडीज, राइट? प्रोफेशनली आप सिर्फ एकेडमिक्स पे ग्रो नहीं करते, आपको प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स ये देखते हैं यार, जब ये बंदा प्रोफेशनल लाइफ में जाएगा, बाहर जाएगा, तो ये लोगों से कैसे इंटरेक्ट करेगा. भाई एक नर्ड बच्चा है, वो सिर्फ किताब में रहता है, उसका क्या ही ह्यूमन इंटरेक्शन होगा, वो कैसे लोगों से बात करता होगा, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. को करिकुलर एक्टिविटीज आपका एक तो दिमाग, आपका होराइजन ब्रॉडन करती है, आप में कुछ स्किल्स डेवलप होते हैं, आप में लीडरशिप आती है, आप में पीपल मैनेजमेंट आती है, आप में लोगों के साथ ताउन करते हुए चीजें आती हैं, और आप में सबसे बड़ी स्किल ये आती है कि यार आपको किसी के साथ नजरियाती इख्तिलाफ हो रहा है किसी चीज के ऊपर. सो हाउ डू यू रीच अ मिडिल ग्राउंड, हाउ डू यू अग्री टू डिसअग्री ऑन दोज केसेस, जो कि शायद अगर आज के दौर में हमारे पॉलिटिशियंस में होता तो हम कहीं होते.
So Heather, when it comes to choosing a career, a lot of kids are very unsure of what they are going to become when they grow up. आज भी अगर आप किसी से पूछें, किसी बच्चे से जो ग्रेड 10 में है, या तो वो आपको बोलेगा मैंने इंजीनियर बनना है, या तो वो बोलेगा कि मैंने डॉक्टर बनना है. सो हाउ इम्पोर्टेंट इज करियर काउंसलिंग, और आपकी क्या मोटिवेशन थी डॉक्टर बनने के पीछे? यार आपने ना मेरी दुख तीरथ पे हाथ रख दिया है. सो हमारे करियर काउंसलिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड्स फ्यूचर, राइट. एकेडमिक्स बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन आप अगर बच्चे को विजन दिखाओगे ही नहीं, आप उसको बताओगे यार 3 चीज़ें इंजीनियरिंग है, कॉमर्स है और मेडिसिन है, तो वो चूज ही इनमें से करेगा. जब आप उसको करियर काउंसलिंग दोगे, आप उसको बताओगे यार ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है, तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, ये चीज़ हो जाती है. सो उसका होराइजन ब्रॉडन अप होगा. जब एक तो दूसरा प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि हम बड़ी अर्ली एज में बच्चे से चूज करा लेते हैं यार तुमने डॉक्टर बनना है या तुमने इंजीनियर बनना है. ग्रेड 10 में बच्चा मेंटली इतना मच्योर नहीं होता, एटलीस्ट मैं तो नहीं था, एटलीस्ट कि आई वाज नॉट श्योर कि यार मैंने डॉक्टर ही बनना है. लेकिन हम 10th ग्रेड में उसको प्री मेडिकल, प्री कॉमर्स, वो जो इंटर की टर्मिनोलॉजीज हैं, या आपने बायोलॉजी देकर या मैथ्स देकर या कंप्यूटर साइंसेस के सब्जेक्ट्स देकर ए लेवल्स के अंदर उससे ये चूज करा लिया यार तुम्हारी करियर ट्रैजेक्टरी अब ऐसी दिखेगी. तुमने बायोलॉजी एलिमिनेट कर दिया तो अब तुम डॉक्टर नहीं बन सकते आगे जाके. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतने फॉर्चुनेट होते हैं कि जो बाद में जाके अपनी करियर पैटर्न बदल लेते हैं, अपनी करियर ट्रैजेक्टरी चेंज कर लेते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं. 95% लोग जो उन्होंने 10th ग्रेड में डिसीजन बनाया उस पर अटक जाते हैं और अपनी जिंदगी का कंपास उसी पे चला देते हैं, राइट. सो एक तो हमारे लाइक I'm pretty confused about this thing कि यार ये अच्छाई है हमारे मुल्क की या बुराई है. अगर आप हमारे मुल्क को देखें तो उसमें इंटरमीडिएट हुआ या ए लेवल्स हुआ, उसके बाद अगर मेड स्कूल की अगर एग्जांपल लेते हैं तो आप फॉरेन मेड स्कूल जा सकते हैं. आपने मेड स्कूल किया, आपने फिर एग्जाम्स दिए, अपने पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम्स दिए और आप रेजिडेंसी कर लें. जबकि यूएस के अंदर आपने हाई स्कूल किया जो कि इक्विवेलेंट होता है उनका ए लेवल्स का, उसके बाद आप 4 साल का अंडर ग्रेड करते हैं, उसके बाद फिर आप मेड स्कूल जाते हैं 4 साल के लिए, एंड देन यू डिसाइड कि यार आपने रेजिडेंसी कहाँ करनी है. So the 4-year undergrad buffer that they had is very critical in developing their mind. In उनको वो वे इन वे आउट कर लेते हैं चीज़ों को उन 4 साल में. वो एक तो मेच्योर हो जाते हैं चीज़ों के बारे में, उनकी डेवलपमेंट हो जाती है, एंड व्हेन दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन देन दे चूज देयर करियर ट्रैजेक्टरी, राइट, जो कि पाकिस्तान में नहीं है. एंड अगेन I'm pretty unsure about it myself कि is this a blessing or a curse. क्योंकि कोई हमसे बाहर का आदमी पूछता है ना यूएस से, या कोई पूछता है कि यार क्या करना चाहिए, I personally recommend कि यार पाकिस्तान आ जाओ, 4 साल बच जाएंगे तुम्हारे, right? So I'm yet to figure this out. I know a student of mine who chose commerce when he went to grade 11. तो फिर उसके साथ ये हुआ कि उसको किसी ने कह दिया कि तुम्हें सबसे ज़्यादा शौक किसका है, तो उसने बोल दिया बिजनेस. फिर बाद में उसको थोड़ा सा इंजीनियरिंग साइड पे, सॉफ्टवेयर साइड पे थोड़ा सा शौक हुआ. अब हुआ ये कि सिंस उसने कॉमर्स चूज़ कर लिया, सो उसके पास फिर सारे ऑप्शंस ख़त्म हो गए कि अब वो दोबारा इंजीनियरिंग में आ सके. हालांकि अगर उसकी अच्छे से करियर काउंसलिंग होती तो कोई उसको ये बता देता कि अगर आप प्री इंजीनियरिंग चूज़ करोगे या कंप्यूटर साइंस चूज़ करोगे, सो लेटर ऑन आप कॉमर्स में भी जा सकते हो, लेकिन कॉमर्स से फिर दोबारा इंजीनियरिंग में नहीं जाया जा सकता. और अगर कोई बच्चा अनक्लियर भी है कि नहीं, उसको अभी फिलहाल क्लियर नहीं कि उसको क्या बनना है, तो फिर भी उसको कोई ऐसा होना चाहिए जो उसको ऐसी फील्ड चूज कराए कि अगर बाद में उसको किसी और चीज़ का दिल करता है, किसी क्रिएटिव फील्ड में जाने का दिल करता है, तो वो पूरा ओपन हो, सारे ऑप्शंस उसके पास ओपन हो. बिल्कुल यार, इसमें मैं कसूरवार दोनों पार्टीज को ठहराऊंगा, स्कूल्स को भी और पेरेंट्स को, राइट. आप अभी अगस्त का महीना चल रहा है, आप अगर अभी स्कूल्स के फेसबुक इंस्टाग्राम पेजेस खोलें, आपको 90% उनके ऊपर ग्रेड्स के टाइटल्स देखेंगे. बच्चे की तस्वीर लगी हुई होगी और लगा हुआ होगा 2 स्टार्स, 5 स्टार्स, 10 स्टार्स, राइट. और पेरेंट्स यही देख के उन स्कूल्स में बच्चों को डाल देते हैं. तो तमाम स्कूल का तमाम फोकस होता है यार इस बच्चे से A स्टार कैसे निकलवा लूंगा. स्कूल्स अच्छे काउंसलर्स पे इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते. वो समझते हैं यार ये तो फजूल खर्च है हमारे स्कूल के लिए, राइट. लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड कि यार ये फजूल खर्च ही अपने आपके बच्चों को आगे लेकर जाएगा. सर्कलिंग बैक टू कराची ग्रामर स्कूल, वन थिंग
सिर्फ कराची ग्रामर स्कूल नहीं, निक्सर हो गया, लाइसियम हो गया, ये जितने आपको ये बड़े कॉलेजेस दिखते हैं ना, जिनके स्टूडेंट्स फिर बाहर जाके बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, दे इन्वेस्ट अ लॉट ऑन करियर काउंसलिंग। भाई ग्रामर का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहता एंड में जो यूनिवर्सिटी नहीं जाता, क्योंकि और फजूल से फजूल बच्चा भी बाहर की किसी यूनिवर्सिटी चला जाए, बिकॉज देयर करियर काउंसलिंग इज सो सॉलिड कि वो अपने बच्चे को कहीं ना कहीं काउंसिल कर करके प्लेस कर ही देंगे। Heather, can you walk us through your journey of becoming a doctor? और जब आपने मेड स्कूल में एडमिशन लिया लाइक ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, कैसे एडमिशन लिया, क्यों सिर्फ ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी आपने चूज़ की? काफ़ी भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, जैसे गवर्नमेंट इदारे हैं, डाओ हो गया, सो व्हाई डिड यू चूज ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी? So यार, आई एम नॉट द गुड पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि अब चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल ने बहुत सारी नई रेगुलेशंस लेकर आ गए। हमारे टाइम पे ये होता था, प्राइवेट इदारे अपना अलग टेस्ट लेते थे, आ खान का टेस्ट अलग होता था, ज़ियाउद्दीन, बहरिया, लियाकत नेशनल, इन सबका अलग होता था, और एक एनडी कैट का एग्जाम होता था, एम कैट का एग्जाम होता था, जो सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए होता था। आई रिमेंबर गोइंग टू कराची यूनिवर्सिटी का बड़ा सा ग्राउंड, 30-40 हज़ार बच्चा आया हुआ है उसमें, एंड वी ऑल सैट टू गिव द एग्जाम। बड़ी गर्मी थी, बड़ी मुश्किल से एग्जाम दिया था। एंड देन फिर मैंने AKU का भी एग्जाम दिया, ज़ियाउद्दीन का भी दिया। AKU का एग्जाम अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट क्लियर, आई मिस्ड इट बाय अ वेरी थिन मार्जिन, जिसके बारे में आई वाज प्रीटी अपसेट अबाउट गोइंग टू AKU, नॉट गोइंग टू AKU। बट अगेन, व्हाई आई चोज ज़ियाउद्दीन, मेरा डाउ में हो गया था सेल्फ फाइनेंस के लिए। डाउ बहुत अच्छा इदारा है, बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स निकलते हैं, और दुनिया को, पूरी दुनिया में USMLE लैब करके बड़े कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स बैठे हुए हैं डाउ के। अलमनाई नेटवर्क बहुत बड़ा है, अच्छा है। But again, I did not feel comfortable going to Dow. I was coming from Karachi Grammar School, which was a very मैं बड़ा comfortable हो गया था उस environment के अंदर, right? And then going to Dow was a very big cultural shift for me, जो कि at least for me, which I did not want to take. That's exactly why I chose Ziauddin, because AKU was not an option anymore. So Alhamdulillah, I'm pretty happy with the choice that I made, and I'm pretty content with where I am with respect to Ziauddin and the education that Ziauddin provided me. So yeah, There's a lot of debate on skills versus education. The youth now is focusing more on skills rather than education, and they say that education is not important. Do you agree to that or not? yeah, I have a very radical opinion about this, skills versus education. I am a strong believer कि skills जितने important है, इतना ही formal education आपके लिए important है, right? So मेरे कज़न होते हैं फैमिली में जो मुझसे हमेशा ये डिबेट करते हैं कि भाई आपको स्किल आ गया तो आपने सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ हासिल कर लिया, राइट? बट आई थिंक फॉर्मल एजुकेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट, क्योंकि करिकुलम बेस्ड लर्निंग आपको डिसिप्लिन सिखाती है, आपको एक बिगर पर्सपेक्टिव में चीज़ें दिखाती है। एंड सिमिलरली सो कि भाई आप आजकल फ्रीलांसिंग का भी बड़ा दौर है कि हम फ्रीलांसिंग कर लेंगे, बट गोइंग इनटू एन एक्चुअल कॉर्पोरेट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन टीचर्स यू दो स्किल्स, आपको पीपल इंटरपर्सनल स्किल्स सिखाएगी, आपको लर्निंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देगी, आपकी सोशल इंटरेक्शन बढ़ाएगी, आपकी हजारों चीज़ें करेंगी जो कि एक प्रोफेशनल इदारा करता है। भाई हार्वर्ड क्यों है? क्योंकि हार्वर्ड के अंदर उन लोगों का गिरोह ज्वाइन अप होता है जो कि who are brilliant minds, who have different creative thoughts about things. ये बड़े बड़े इदारे हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, येल, स्टैनफोर्ड, ये मशहूर ही इस वजह से हैं क्योंकि इनके अंदर प्रोफेशनल लर्निंग बड़ी डिफरेंट तरीके से होती है, बड़े कन्वेंशनल तरीके से भी होती है, बट दे हैव अ करिकुलम बेस्ड सेटअप एंड द टीचर्स देयर, द लाइब्रेरीज देयर, उनका एक ऑरा, उनका एक प्रेजेंस, वो बहुत इम्पैक्ट करती है एक स्टूडेंट के अंदर। अगेन सर्कलिंग बैक टू द फैक्ट कि देयर इज अ रीजन why HSN and grammar provides 90% of the federal cabinet, why HSN and grammar provided the 90% federal cabinet of इमरान खान, क्योंकि वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करती है, वो लीडरशिप स्किल्स निखारती हैं। जिस तरह नहीं, हम कहते हैं हीरा तो होता है, हीरे को तराशना पड़ता है, तो इस तरह ये प्रोफेशनल इदारे जो हैं ये आपको तराश देते हैं, दे मेक यू इनटू द फॉर्म व्हिच शाइन्स, व्हिच आउटशाइन्स पीपल, राइट? सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाई फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे। Heather, take us through your journey of your
time at Ziauddin University and doing MBBS. Like, please do tell honestly, is it tough? यार देखें, दुनिया में कोई चीज़ भी आसान नहीं होती। एंड यस, मेड स्कूल इज़ टफ, आई एग्री, मेड स्कूल इज़ प्रीटी टफ। बड़ी स्लीपलेस नाइट्स गुजारी हैं। आपने तो मुझे बाय के पर्सपेक्टिव से देखा है, मैं कितना मिसिंग इन एक्शन हुआ करता था। इंजीनियरिंग भी मुश्किल है, कॉमर्स भी मुश्किल है, एमबीबीएस भी मुश्किल है। यस, एमबीबीएस का करिकुलम बहुत बड़ा होता है, बहुत फैला हुआ होता है। सो आप ये डिबेट कर सकते हैं कि हाँ यार ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल हर चीज़ होती है। आई थिंक so basically I'll walk you through how MBBS works. So how MBBS works is कि शुरू के 2 साल are pretty theoretical, फिर आपके अंदर थर्ड ईयर के मिड से क्लिनिकल्स डालना शुरू करते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा हॉस्पिटल का एक्सपोजर देते हैं, एंड देन फोर्थ ईयर एंड फाइनल ईयर कंप्लीटली क्लिनिकल, उसके अंदर फिर वो नहीं होता। तो थ्योरेटिकल नॉलेज तो आप चलें क्रैम अप करके कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। फिर जब आप क्लिनिकल्स पे आते हैं तो आपने सुबह का टाइम हॉस्पिटल में गुजारना है, फिर आके थ्योरेटिकल नॉलेज, क्लिनिक प्रैक्टिकल नॉलेज पढ़नी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, डिजीजेस सारी, मैनेजमेंट्स, वो सारी चीजें हो गई, राइट। सो क्योंकि इट्स मेडिसिन इज सो बिग एज अ फील्ड कि इसलिए वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है पढ़ने के लिए। एंड एटलीस्ट अगेन फॉर मी, आई थॉट कि यार मैंने उसको थोड़ा सही तरीके से पढ़ना है और मैंने थोड़ा उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई यूज्ड टू पुट इन मोर एफर्ट, आई यूज्ड टू गिव इन ऑल व्हाट आई हैड, बिकॉज मुझे अपने है ना इस प्रोफेशन के साथ जस्टिस करना था। बिकॉज वन थिंग आई न्यू अबाउट दिस इज, even though I'd never wanted to become a doctor, I always wanted to become a mathematician. I always wanted to study math. But once I entered this field, I had made a promise to myself that I'm going to do justice to this. Because यार इसमें कोई numbers नहीं लगे हुए मेरे सामने, it's actual life and death. लोग मुझ पे इतना भरोसा करेंगे कि वो बेहोश होके मेरे सामने लेटे हुए हो सकते हैं ताकि आई कैन परफॉर्म सम प्रोसीजर्स ऑन देम, राइट। तो मुझे इतना कॉम्पिटेंट होना है, मुझे इतना कंप्लीट होना है अपनी नॉलेज के अंदर कि मैं इस प्रोफेशन के साथ जस्टिस कर सकूं। Heather, there are so many misconceptions about becoming a doctor. What is the biggest one that you have heard till date? Doctors are pretty rich. वही देखें, there are a lot of misconceptions about being a doctor. कि आपकी सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपकी सोशल लाइफ होती है, हाँ थोड़ी सी कम हो जाती है थोड़े अरसे के लिए, लेकिन आपकी सोशल लाइफ रहती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दूसरा ये होता है कि भाई डॉक्टर्स के पास तो पैसा ही पैसा होता है, राइट। सो इनिशियली आई रिमेम्बर, मुझे याद है हाउस जॉब में माई सैलरी वाज 45,000 विच इज़ पीनट्स। जितना मैं काम करता था 30 डेज के अंदर से 2 दिन छुट्टी होती थी, संडेज वाले दिन, राइट। और So you used to get paid 45,000 for how many hours? यार Per week? यूं तो 9 to 8 to 4 होता था नॉर्मल डे। फिर एक कॉल होती थी, कॉल इज लाइक कि आप आज सुबह 8 बजे गए, अगले दिन सुबह दोपहर में 2 बजे घर आए। तो हफ्ते में आपको हर 3 दिन के बाद आपको एक कॉल करनी होती थी अपनी। तो आवर्स बहुत इतने हो जाते थे कि हफ्ते के अंदर आई यूज टू गेट लाइक, पूरा महीना है 30 डेज है तो 2 संडेज मुझे फ्री मिलते थे घर पे, एंड आई यूज टू गेट पेड 45,000 फॉर इट। सो आवर्स आर प्रीटी बैड in if you want to become a doctor. Heather, I'm going out of the way to ask you this question. Lekin, you studied from a private university. How much investment have you made till now to become a doctor? And what do you think? Like, कि अगर आप पाकिस्तान में कंटिन्यू करें अपना करियर, so कितना टाइम लगेगा आपको वो जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए वो रिकवर करने में? यार देखें, आप जब हाउस जॉब में होते हैं ना तब आपकी सैलरीज बहुत कम होती हैं, 45-50,000 होती हैं, कुछ जगहों की 60,000 भी हो जाती हैं। खान शायद आई थिंक पे 60-65,000। लेकिन जब आप उस हाउस जॉब के पीरियड से बाहर निकलते हैं, सो आइदर यू कैन गो टूवर्ड्स द एकेडमिक साइड, आप लेक्चरर लग जाएं, या फिर आप जाएं और आप FCPS करें, और या तो आप फिर मेडिकल ऑफिसर लग जाएं। ये 3 वो है। अगर आप लेक्चरर लग जाते हैं तो इनिशियली आपको 70-80,000 सैलरी मिल जाती है, और अगर आप मेडिकल RMO लग जाते हैं तो भी आपको 70 से 1 लाख रुपए तक सैलरी मिल जाती है आजकल में। आप FCPS करते हैं तो हाँ आपको फिर कुछ इदारे 70,000 भी देते हैं, 80,000, लाख, 1.25 लाख रुपए तक दे देते हैं। बट देन वंस, अगर इसमें अच्छा पाथ कौन सा है कि या तो आप FCPS करें क्योंकि वो एक डिग्री है, या आप लेक्चरर लगें, MPhil करें और अपनी करियर उस पैटर्न पे ग्रो करें कि आप एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर बन जाए, या आप फिर FCPS करके कंसल्टेंट बन जाए। Once you become a consultant over here,
आप फिर अपनी प्रैक्टिस इस्टेब्लिश करते हैं, देन यू स्टार्ट ग्रोइंग अप, थोड़ा थोड़ा करके आपके पास पेशेंट आता है, एंड देन यू स्टार्ट ग्रोइंग अप। और आप अगर एम फिल करके उसमें लग जाते हैं तो आपके पास एक लगी बंदी सैलरी आपकी एक इदारा आपको पे कर रहा होता है। जिस टाइम पे मैंने मेड स्कूल किया था तो आई थिंक द फीस वर अराउंड, ज़ियाउद्दीन यूज्ड टू चार्ज अराउंड 10 lakhs a year and Aga Khan used to charge around 20 lakhs a year. जहाँ तक मुझे अभी अंदाज़ा है, ज़ियाउद्दीन आई थिंक चार्जेस 20 lakhs और AKU 20-25-28 के दरमियान कहीं चार्ज करता है पर एनम। सो मेड स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा है। सो इसीलिए तो यही हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है आपका मेड स्कूल का, कि आप अगर जाएं कभी प्लैब का एग्ज़ाम, USMLE का एग्ज़ाम, 90% आपको अच्छे ग्रेजुएट्स ये एग्ज़ाम्स देते हुए दिखते हैं और वो बाहर चले जाते हैं, बिकॉज इन द आउटसाइड वर्ल्ड देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बट एज वेल एज देयर बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज़ टू, राइट। आपको इतने पैसे मिलते हैं कि आप अच्छी तरीके से अच्छा लाइफस्टाइल तो मेंटेन कर सकें। आप इमेजिन करें आपने 5 साल पढ़ाई की और आप एक बेसिक सा लाइफस्टाइल भी मेंटेन नहीं कर सकते, सो दैट्स नॉट ऑन, राइट। आप इसलिए तो इतनी मेहनत नहीं करते। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा अल्लाह ताला के अल्लाह ताला का जो काम है, अल्लाह शाफी है, राइट, कि शिफा देना खुदा का काम है। आप वो उसकी कुर्सी पे बैठ के उससे रजामंदी से ये काम कर रहे हैं, बट अगेन आपने भी तो जिंदगी जीनी है, यू नीड टू move on with life too, right? So you need to have some capital to move on with it. That's why आपका बच्चा यहाँ से भागता है, brain drain होता है, and that's about it. Heather, in the end, I would like you to give a message to all those children who are going to pursue MBBS as their careers. So guys, my message to you is that if you decide to come on to this path, make sure कि आप बड़े steadfast होकर आएं, क्योंकि this path is long, this path is difficult, बट इस पाथ में बड़ी सेटिस्फैक्शन है। एक पेशेंट आपको दुआ देकर जाएगा ना, कह के जाएगा थैंक यू, आपने सिर्फ कितना काम किया होगा, आपने सिर्फ उसका पेन दूर कर दिया होगा। आपने क्या किया होगा कि आपने एक ऑर्डर लिख दिया होगा कि यार इसको IV फैल्गन लगा दो या IV टोराडोल लगा दो, जो कि पेन मेडिकेशंस हैं, और उसका पेन सही हो जाएगा। वो उसके दिल से जो दुआ निकलेगी और उसकी जब आप स्माइल देखेंगे ना, इट इज ऑल वर्थ इट। जो वो आपको एक किक मिलती है ना, उसकी स्माइल देख के, उसकी खुशी देख के, जब आपका पेशेंट बिल्कुल सही होकर डिस्चार्ज होकर जा रहा होता है, वो किसी दूसरी चीज में मुझे तो आज तक नहीं मिली। जो सेटिस्फैक्शन आपको उस पेशेंट को देखकर मिलती है, वो उसका कोई हिसाब ही नहीं है। ऑल्सो वन ऑफ माई एडवाइसेस टू द कमिंग जनरेशन इज दैट आजकल हम बड़े है ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस दौर में रहते हैं, सो मेक श्योर यू कंज्यूम द राइट कंटेंट। राइट कंटेंट इज वेरी इम्पेरेटिव, बिकॉज ये आपको डेवलप करेगा, ये आपकी कैरेक्टर डेवलपमेंट करेगा, ये आपकी मॉरल डेवलपमेंट करेगा। एंड अगर आप अच्छा कंटेंट देखेंगे, आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम करेंगे, सो यू विल बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। अगर आप बुरा कंटेंट देखेंगे, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट विल बी रिफ्लेक्टिव ऑफ योर पर्सनैलिटी। सो इट्स अ चॉइस दैट यू विल मेक, राइट, एंड इट्स अप टू यू कि आप क्या चॉइस बनाते हैं अपने लिए। Heather, thank you so much for coming on our podcast and taking out your precious time for us. You're welcome. Thank you.